Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट क्लास में हमने शुरुआत करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसका एक लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे एक बार चेक कीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी चीज़ों को आपको समझाया था, आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ और मैं आज आपको एक नया टॉपिक समझाऊँगा जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से भी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आज हमारा टॉपिक होगा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ equal and opposite point charge, is equal and opposite point charge by some distance, separated by some distance। आप इसको ऐसा कह सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो आप, कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि H2 एक डायपोल मॉलिक्यूल है, या फिर HCl एक डायपोल मॉलिक्यूल। जैसे कि H और Cl को आप देखो तो H होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl होता है नेगेटिव चार्ज। तो दो चार्ज है और दो से कुछ सेपरेटेड, कुछ डिस्टेंस से ये दोनों सेपरेटेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक और पॉइंट आप समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, द डायपोल मोमेंट is defined as product of magnitude of either charge and distance between them। मतलब क्या, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैं आपको हैंड समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है और इसकी वैल्यू है नेगेटिव -q। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक और चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव। तो जो दो अलग अलग पोल हो गए डायपोल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मानता हूँ 2a। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसको मानता हूँ 2a। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई p। तो डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, p से। तो जो p की जो वैल्यू होगी, जो p की क्या होगी, वैल्यू होगी। मैंने क्या बोला पहले आपको कि इसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, p से। और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा याद रखिए कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज को लो इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो जो डायपोल मोमेंट है वो मैंने एक चार्ज को ले लिया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 2a। तो q इंटू 2a इज़ दी फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। ये हमने समझा, q इंटू 2a क्या है, हमारा फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज इंटू QA वो हो गया क्या, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन को मैंने बता दिया नेगेटिव से पॉजिटिव, और फॉर्मूला को भी बता दिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, अब मैं आपको आप सिंपली समझिए, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इन डायपोल में हम टॉर्क को अब समझेंगे क्या होता है, डायपोल में टॉर्क क्या होता है। आप मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि पूरे थ्रू आउट द फील्ड जो फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये नहीं कि कहीं पे फील्ड ज़्यादा कहीं पे फील्ड कम, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए यहाँ पर एक डायपोल रखा गया है, इस जगह पर एक डायपोल रखा गया है। यहाँ पर मान लीजिए ये नेगेटिव पॉइंट है डायपोल का, और यहाँ पर है डायपोल का जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें फील्ड में क्या रखा गया है, डायपोल रखा गया है। कहीं पर है डायपोल का पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉइंट, तो कहीं पर डायपोल का नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा समझिए बात। तो इधर में मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का,
और इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस डायपोल के ऊपर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर दूं, इसको मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज है फील्ड का, और इधर में है पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझिए इस डायपोल को ये इधर में अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। जो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा ये जो छोटा चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको नेगेटिव वाले को ये इधर अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, और ये फोर्स क्या होगा, छोटा चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, घूमने लगेगा, ये ऐसा रोटेट होने लगेगा। और जो रोटेशन होगा उसके वो क्यों होगा, टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो जाएगा, उसके वजह से हमें क्या मिलेगा, उसके वजह से हमें एक रोटेशन मिलेगा। तो जो रोटेशन मिलेगा, जो टॉर्क मिलेगा वो क्या होगा, जो टॉर्क होगा उस बात को समझिए, वो टॉर्क होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इसका डायपोल, और इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के वेक्टर क्वांटिटी का ये मल्टीप्लिकेशन होगा। और टॉर्क अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। टॉर्क क्या है, टॉर्क अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप चीज़ों समझिए कि अब अगर मैं इस टॉर्क, आप जब भी वेक्टर को पढ़ते हो मैथ्स में तो आप जानते हो एक बात कि इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम हटाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हटाते हैं, मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका लूँ और मैं क्रॉस प्रोडक्ट को हटाऊँ तो क्या होगा, पी ई साइन थीटा। तो आप अगर टॉर्क के फॉर्मूले को देखो तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी ई साइन थीटा। और आप अगर यहाँ पर फिर से P को अगर आप सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, P क्या होता है, Q इंटू 2A। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2A है, इनके बीच का डिस्टेंस जो मैं मान लेता हूँ 2A है। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A इंटू ई साइन थीटा। तो ये भी हमारा एक टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। तो ये टॉर्क भी आपको कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है एग्जाम में। काफ़ी टाइम ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जहाँ पर कि हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए मैं अब चीज़ों को और आगे आपको समझाता हूँ कि क्या है बाकी चीज़ें। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी चीज़ों को समझाया था। आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर ऊपर में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक कवर नहीं करा है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले मैं समझाता हूँ आपको, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, गॉस लॉ। तो चलिए मैं पहले आपको ब्लैंक स्लाइड में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा दूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए ये रहा ब्लैंक स्लाइड। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा कोई एक एरिया है या एक कोई स्पेस है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं, वो इस तरह से यहाँ से पास करेंगे, वो यहाँ से इस तरह से पास करेंगे, अंदर आए और ये बाहर निकल गए। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊँगा आपको, आपके लिए थोड़ा इसको और टिल्ट बनाता हूँ। ज़्यादा टिल्ट बनाने से क्या होगा, ज़्यादा अगर मैं इसको टिल्ट बनाऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको क्या होंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया और यहाँ से इस तरह से निकल गया, यहाँ से इस तरह से निकल गया, यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक किसी एक एरिया से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एंटर कर रहा होगा। अब ये जो एरिया है इसका आप एक एरिया वेक्टर होगा जो कि इस सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल सरफेस के सीधा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सरफेस से सीधा होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो फ्लक्स जो है वो फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको, थीटा एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में आपको एक एंगल दिख रहा है थीटा। तो अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। अब आप समझो कि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया इनको 90 डिग्री मान लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को 90 डिग्री मान लिया, मतलब ये जो है ये पहले टिल्टेड था, टिल्टेड नहीं हो गया, ये सीधा हो चुका है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा, अगर इनको दोनों के बीच का एरिया अगर 90 डिग्री हो जाए, इन दोनों के बीच का एरिया अगर 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो होगा मैक्सिमम।
क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आप अगर यहाँ 1 बैठाओ तो ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो अगर आप मान लो यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ना हो करके दोनों पैरेलल हो जाए, दोनों कैसे हो जाए? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? 0 डिग्री। वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इस केस में अगर 0 डिग्री हो जाए तो इस केस में जो फ्लक्स होता है वो होगा हमारा 0। वो क्यों 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 0 होगा? क्योंकि cos 0 डिग्री 0। तो अगर आप यहाँ पर 0 को पुट कर दो तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो आपसे दो बातें पूछी जाएंगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा, दैट इज 0 होगा। चलिए अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लिया, अब हम समझेंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि क्या होता है गॉस थ्योरम। चलिए मैं आपको अब गॉस थ्योरम समझाता हूँ। ऊपर मैंने ऑलरेडी गॉस थ्योरम में लेके आया हूँ, इसको मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम क्या होते हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गॉस थ्योरम को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सरफेस है, इसके अंदर में चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। तो अब जो चार्ज है वो चारों तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये चार्ज चारों तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया से ये पूरा का पूरा चार्ज बाहर निकलना चाह रहा है, एक कोई छोटा सा एरिया से ये छोटा सा चार्ज बाहर निकलना चाह रहा है। तो छोटे इलाके से छोटे इलाके का जो सरफेस एरिया है मैं उसको मानता हूँ ds, क्योंकि पूरा का सरफेस एरिया अगर s है तो छोटे इलाके का सरफेस एरिया ds है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज निकलना जो चाह रहा है वो मैं मानता हूँ e है। वो क्या है? e। वो क्या है? e। तो यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि अगर हम पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करें तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो अगर पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन निकाले तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इनटू छोटा सा एरिया, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो आएगा ये आएगा पूरे को कितने चार्ज ने इनक्लोज किया है। तो चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये आता है। ये गॉस साहब ने बताया था हमें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक क्लोज सरफेस एरिया के लिए वो आता है चार्ज इनसाइड, कितना चार्ज अंदर है, बाई एप्सिलॉन नॉट ये आता है। तो इसको गॉस साहब ने बताया था, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको याद भी रखना होगा। तो ये है गॉस लॉ। देखिए क्या बोला गया है? गॉस लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिलेटेड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया। तो किससे रिलेटेड है ये? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है एक क्लोज सरफेस एरिया के लिए। अब गॉस लॉ मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको ये लाइनें भी पढ़ के समझा दी है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ को ऐसे करके इस तरह से करके रिलेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा गया है, बस मैंने सरफेस एरिया को एस लिया था, यहाँ पर सरफेस एरिया को क्या ले लिया गया है? सरफेस एरिया को ए ले लिया गया है। तो चलिए मैं आपको अब गॉस लॉ के कुछ और एप्लीकेशन समझाता हूँ जिससे कि आपको गॉस लॉ में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके लिए मैं फिर चले जाता हूँ ब्लैंक स्लाइड में। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा भी कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज को रखा गया है, क्यू एक चार्ज को रखा गया है, और आप इस पॉइंट पे आप यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ पर काम करो, यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन करो और यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r। तो ये डिस्टेंस भी r ही होगा। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? r होगा। तो आप नॉर्मली क्या जानते हो कि जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? k और q, और यहाँ पर मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये प्लस एक सिंगल पॉइंट है तो ये r²। अब इसको मैं गॉस लॉ से प्रूव करूँगा कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो गॉस लॉ अभी हमने क्या देखा ऊपर में, देखिए अभी हमने देखा कि गॉस लॉ जो होता है वो होता है, आपको मैं दिखा दूँ तक आपको क्लियरिटी रहे चीज़ें, ई डॉट डी एस इंटू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस
इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो हमने देखा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, ये हमने देखा। अब आप समझिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो ई निकल रहा है। अब मैं अगर सरफेस एक छोटा सा एरिया का, इसका एरिया है डी एस, तो पूरे का एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है पूरे का एरिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पूरे को लिखता हूँ, पूरे को क्या लिखता हूँ मैं, पाई, अच्छा ये वॉल्यूम है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ मैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब मैं इसको यहाँ नीचे ले जाता हूँ तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के नहीं, क्यू इनसाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। और आप क्या जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो होता है वो होता है के। तो आप इसको, इस वाले को के बोल सकते हो, आप इसको आराम से के बोल सकते हो। तो एप्सिलॉन नोट ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू, इसको मैंने के बोल दिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर लिया कि हाँ गॉस लॉ भी सही है, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने ये फॉर्मूला पर रखी है अभी तक, वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को भी समझ लिया। चलिए आपका गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस थे मैंने आपको वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग किसके बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बातें करी जाए। क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे उनको बोला जाएगा कंडक्टर, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देंगे उनको बोला जाएगा इंसुलेटर। तो अगर मैं आपसे कंडक्टर का एग्जाम्पल लिखने कहूँ तो आप कहेंगे कोई भी ऐसा एक मेटल नॉर्मली कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। जैसे कि अगर आप मेटल का एग्जाम्पल लो तो आयरन, इट कुड बी आयरन, कॉपर, जिंक, एजी, AU, ये सभी क्या है, ये सभी एक मेटल है जो कि एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। अगर मैं आपसे इंसुलेटर के बारे में बातें करूं तो इंसुलेटर कौन होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा हो सकता है लकड़ी, या हमारा कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सभी क्या होते हैं हमारे इंसुलेटर में, इनकी गिनती होती है। क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर बहुत ही ईजी था। चलिए अब हम बातें करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो देखिए कैपेसिटेंस का एक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। द रेशियो ऑफ चार्ज given to a body, the ratio of charge given to a body and increase in its potential, is called the capacitance, of the body, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल सी। इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। तो क्या बोला गया है कि अगर आप चार्ज का, और चार्ज क्या था ये हमारा था रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, क्या होता है रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल। तो रेशियो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस होता है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, आप अगर समझो कि SI यूनिट क्या होगा, इसकी जो SI यूनिट क्या होगी, तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलम, और कैपेसिटेंस क्या होता है वोल्ट। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा कूलम बाई वोल्ट, तो इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम बाई वोल्ट। तो C हमारा हो जाएगा C/V बोल सकते हो आप, या फिर इसी C/V को हम बोलते हैं फैराड। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। अब आप यहाँ पर समझो कि चार्ज है, और हमने V को क्या पर रखा है, तो हमने यहाँ पर V को पर रखा है K Q, क्या पर रखा है हमने V को, अभी ऊपर पढ़ा पोटेंशियल, Q/R पर रखा है। हमने क्या पर रखा है इसको, KQ/R। तो इस Q ने इस Q को मार दिया, तो ये K का क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/, नहीं होगा क्योंकि ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। तो कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला भी ढूंढ निकाल लिया
ये कैपेसिटेंस होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसको भी हमने निकाल लिया कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये हमने कैपेसिटेंस को भी देख लिया। अब जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ में और पैरेलल में भी ये क्या हो सकते हैं, अरेंज इसको करे जाते हैं। तो कैपेसिटर को हम लोग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक हम लोग कैपेसिटर को हम लोग एक टॉपिक को मैं आपको समझाता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाऊंगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है। एक क्या सकता है सीरीज़ में और एक क्या सकता है पैरेलल में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर कैपेसिटर जैसे कि कंबाइन कर रहे हैं सीरीज़ में पैरेलल में, उसी तरह से रेजिस्टेंस को भी कंबाइन किया जाता है सीरीज़ में और पैरेलल में। मैं पहले आपको यहाँ पर कैपेसिटर को समझाता हूँ कि इसको दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है। एक क्या जा सकता है इन सीरीज़ और एक क्या जा सकता है इन पैरेलल। तो एक को हम लोग सीरीज़ में कर सकते हैं और दूसरे को हम लोग कहाँ कर सकते हैं, दूसरे को हम लोग पैरेलल में कर सकते हैं। तो जब कैपेसिटर को इस तरह से ज्वाइन किया जाए, जब कैपेसिटर को इस तरह से ज्वाइन किया जाए, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, जब कैपेसिटर को इस तरह से ज्वाइन किया जाए जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। जब कैपेसिटर को इस तरह से ज्वाइन किया जाए, जब कैपेसिटर को ऐसे ज्वाइन किया जाए, कहीं इस तरह से ज्वाइन किया जाए कैपेसिटर को इस तरह ज्वाइन किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ये क्या है, कैपेसिटर इन सीरीज़ था पहले वाला, और ये क्या है, कैपेसिटर इन पैरेलल। अब अगर आप एक का है C1, दूसरे का है C2, तीसरे का है C3, तो C इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में। तो जो C इक्विवेलेंट है इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा हो जाता है C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आप पूछो कि कैपेसिटर का फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट। अगर इसको मैं मानूँ C1, इसको C2 और इसको C3, तो C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जो आप लोगों में से जिसने भी रेजिस्टेंस पर रखा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टर का उल्टा होता है। और एक बात है आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है, जो कि है मैं यहाँ पर कह देता हूँ आपसे कि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा Q1, यहाँ जो चार्ज होगा Q2, यहाँ चार्ज होगा Q3, और टोटल जो चार्ज होगा इनका Q, वो सभी सेम होंगे। Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q3 इजिकल टू Q। तो मतलब सीरीज़ में जो है चार्ज सेम होता है, मगर जो पोटेंशियल है वो जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2 और यहाँ का पोटेंशियल है V3, जो टोटल V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समझना है आपको। और यहाँ पर कैपेसिटर में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरे पेन से समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्रूशियल हो जाती है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, और यहाँ पर V1 है, यहाँ अगर V1 है, यहाँ अगर V2 है और यहाँ अगर V3 है, तो पैरेलल में जो V होगा वो इक्वल होगा। सभी जगह पर V जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 होगा, मगर जो Q1, Q2 और Q3 है ये डिफरेंट होंगे और ये तीनों का सम होगा टोटल चार्ज। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको याद रखना होगा कि क्या होता है सीरीज़ कनेक्शन और क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आऊँगा इलेक्ट्रिसिटी के नए चैप्टर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है, उसी नए लेक्चर में मैं काफ़ी क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा जो कि इस चैप्टर से भी रिलेटेड होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो न्यू लेक्चर्स आने वाले वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपसे वो मिस हो जाते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी नुकसान ना हो, आप साइंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करो। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सभी नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कल इसी टाइम में नए लेक्चर में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.